गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम टॉपिक करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सो जैसे आपने ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है, ओवरहेड्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं एक्चुअल रेट पर या फिर एब्जॉर्प्शन रेट पर। तो आपने लास्ट यूनिट में जो रेट्स कैलकुलेट करना सीखा था, मशीन आर रेट, मटेरियल रेट, तो हर एक बेसिस पर आपने रेट्स कैलकुलेट करना सीखा था और ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया था। अब हम सीखेंगे कि क्या होता है, कई बार जो हम रेट्स कैलकुलेट करते हैं वो ज़्यादा ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर एक्चुअल से हम लोग कम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड करता है? रेट्स पे डिपेंड करता है। सो इसको थ्योरी वाइज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरी बेस्ड आता है, बट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपकी बुक में, तो वो भी करेंगे। देखो, एज स्टेटेड अर्लियर, ओवरहेड्स मे बी एब्जॉर्ब ईदर ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट और एक्चुअल रेट। ओवरहेड्स को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट पर या फिर हम लोग एक्चुअल रेट पर करते हैं। अगर एक्चुअल रेट आर यूज, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर हम एक्चुअल रेट यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी ओवर एब्जॉर्प्शन और कभी अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट यूज कर रहे हैं, सो अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट मे नॉट बी इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड। तो यानी कि जो हम बुक्स में लिख रहे हैं वो हो सकता है एक्चुअल से थोड़ा अलग हो, और इस वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन की सिचुएशन आ सकती है। अब अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? व्हेन द अमाउंट एब्जॉर्ब इज लेस दैन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड इज कॉल्ड अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड और अंडर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि जब हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है वो एक्चुअल से कम है, एक्चुअल से कम होता है तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन है। whereas when the amount absorbed is more than actual amount, आपने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है यानी आप ओवर एब्जॉर्प्शन कर चुके हो। सो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन किन कारण से हो सकता है? रीजंस क्या हैं? कई बार हो सकता है कुछ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ आपने चेंज कर दिया हो, या फिर कुछ सीजनल फ्लक्चुएशंस के कारण हो सकता है, या फिर कुछ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया है। पहले आप 100 यूनिट बनाते थे, अब आप कम यूनिट बना पा रहे हो या ज़्यादा यूनिट बना पा रहे हो, चेंज आ जाना कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन में। या फिर रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। आपने एस्टिमेशन गलत कैलकुलेट कर लिया, आपने सोचा था इतना आउटपुट आएगा लेकिन इतना आउटपुट नहीं आया। तो ये रीजंस हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड में चेंज हो जाना, सीजनल फ्लक्चुएशंस के कारण, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाना, या फिर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में रॉन्ग एस्टिमेशन कर लेना। अकाउंटिंग ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अब जब हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे? टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट, अ सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड। ध्यान रखना, हम लोग एक नई रेट कैलकुलेट करेंगे जिसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वेयर सच अमाउंट इज नॉट नेग्लिजिबल। In case of under absorption, adjustment is done by a plus rate since the amount is added. Whereas अच्छा, जहाँ पे under absorption होगा वहाँ पे हम प्लस करेंगे, और जहाँ पे over absorption होगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे इस रेट को। When the amount of under and over absorption is quite negligible, it can be transferred to the costing P&L account. अगर बहुत छोटा अमाउंट है ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन का, तो हम उसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अंडर ओवर और एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स। अच्छा, कोई एबनॉर्मल फैक्टर्स के कारण ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसे भी हमें कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देना है। यानी ये कब कैलकुलेट करनी है रेट, सप्लीमेंट्री रेट? जब वो अमाउंट बड़ा अमाउंट है तब करना है। Where normal business cycle extends over more than 1 year or overheads are determined on a long-term basis, the under or over absorbed amount of overheads is transferred to overhead reserve account. जब हमारी जो नॉर्मल साइकिल है, बिजनेस साइकिल होती है, वो 1 ईयर से ज़्यादा की है या लॉन्ग टर्म बेसिस की है, तो जो भी ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब होंगे वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? एक ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं टू कैरी ओवर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक वो जाएगा। सो ये इतनी सी थ्योरी है आपकी बुक में, ये आपको रीड करनी है, इसके आपको नोट्स बना लेने हैं और फिर आपको ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखना है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।